अभी हमारे साथ बिहार के रहने वाले और तमिलनाडु में बहुत समय तक डीजीपी वेलफेयर के पद पे सेवा देने वाले करुणा सागर सर हैं। अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं और ये बिहार के अंदर आ गए हैं और बिहार में आते ही सर आरजेडी पार्टी ज्वाइन कर ली है और अब नेता बन गए। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद विशाल, आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। सर आप कितना दिन तमिलनाडु में सेवा दिए डीजीपी के पद पे? मेरी पूरी जो नौकरी रही लगभग 32 सालों की रही। हाँ। बीच में 4.5 साल तक दिल्ली में थे। हाँ। और उसके अलावा पूरे समय हम तमिलनाडु में थे। सर इतना दिन आप नौकरी किए, कैसा अनुभव रहा? अब रिटायर्ड हो चुके हैं आप, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा था। तमिलनाडु में काम करके बहुत अच्छा लगा। हाँ। एक विकसित राज्य और बहुत पुख्ता एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहाँ का है। हाँ। तो वहाँ के लोग, वहाँ का जो कल्चर है और जो काम करने का माहौल है, बड़ा पॉजिटिव था। तो हर तरह से मौका मिला, अलग अलग पदों पर रहने का मौका मिला और अलग अलग चैलेंजेस था और सबको निभाने का बढ़िया मौका मिला। एक अधिकारी थे सर आप लोगों का सेवा करते थे। नेता बनने का विचार कैसे बना लिए? राजनीति में आने का कैसे सोच लिया आप? देखिए, समाज सेवा मेरे व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ रहा है और लगभग 2 दशकों से हम समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्य जहानाबाद अरवल की भूमि में करते रहे हैं। तो वहाँ के लोग, चूँकि हमेशा मेरा मिलना जुलना आना जाना रहता था और साथ साथ काम करते थे, तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा। जब मेरी सेवानिवृत्ति हुई उसके बाद जब हम जहानाबाद गए तो वहाँ के सिविल सोसाइटी के लोगों ने एक अभिनंदन कार्यक्रम किया जिसमें सभी जाति, धर्म, पार्टी, सब तरह के लोग थे और सब ने एक सुर से कहा कि अब आप सेवानिवृत्त हो गए हैं तो नौकरी की जो बाधाएं हैं उससे बाहर हो गए हैं। तो सेवा करने का एक अच्छा माध्यम राजनीति है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अगर आप उसको थामते हैं तो हम लोगों को और बेहतर फायदा हो सकता है। तो फिर इस बात पर हमने मंथन किया और हमने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, ये बात सही है और फिर हमने राजनीति में ज्वाइन करने का इरादा बनाया। सर आप आरजेडी पार्टी ज्वाइन कर लिए। जब आप आरजेडी पार्टी ज्वाइन किए तो बहुत चर्चा हुआ कि बिहार को एक पढ़े लिखे नेता मिल गए हैं, पढ़े लिखे एक अच्छे अधिकारी जो बहुत सालों तक तमिलनाडु में सेवा दिए, अब वो बिहार में राजनीति से जुड़ गए हैं आरजेडी पार्टी से। तो सर आरजेडी से क्यों आरजेडी पार्टी क्यों ज्वाइन किया? देखिए, आरजेडी की विचारधारा, सोच और राजनीति ये मेरे आत्मा से, मेरे मन से, मेरे व्यक्तित्व से बहुत करीब है। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास की पढ़ाई की और साथ साथ समाजशास्त्र भी हमने, यूपीएससी में ऑप्शन था तो वो भी पढ़े। तो एक प्रगतिशील विचारधारा से हमेशा से प्रभावित रहे, एक स्टूडेंट लाइफ से। और उसके बाद जब तमिलनाडु में नौकरी किए तो तमिलनाडु में जो सामाजिक न्याय का मूवमेंट है उसका इतिहास बहुत पुराना है और वहाँ की जितनी पार्टियां हैं वो चाहे उनके नाम अलग अलग हों लेकिन लगभग एक ही विचारधारा को फॉलो करती हैं, वो है पेरियार की विचारधारा को। और हमने देखा कि जहाँ सामाजिक न्याय की स्थापना होती है वहाँ जो समाज का गरीब तबका होता है, कमज़ोर तबका होता है, विकास के जो अंतिम पायदान पर होता है उसको सशक्तिकरण होता है और सरकारी संसाधन में उसकी भागीदारी बहुत बेहतर होती है। और इसीलिए तमिलनाडु और जैसे गुजरात को आप कंपेयर कर लीजिए तो गुजरात भी विकसित राज्य है और तमिलनाडु भी विकसित राज्य है। लेकिन अगर मानव विकास के जो सूचकांक हैं जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोगों की वास्तविक स्थिति कैसी है, तो उसमें तमिलनाडु जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उसमें गुजरात से बहुत बेहतर होगा, क्योंकि तमिलनाडु में सामाजिक न्याय है, वो सरकारी जो निर्देश हैं, सरकार की जो दिशा है उसको निर्धारित करता है। और यही बात आरजेडी में है।
कि ये सामाजिक न्याय का द्योतक है आरजेडी पार्टी। लेकिन कहीं ना कहीं सर जात पात और धर्म के खिलाफ हमेशा और हिंदू धर्म के खिलाफ हमेशा बयान देने के लिए भी चर्चा में रहता है आरजेडी पार्टी। अभी ब्राह्मण के खिलाफ एक नेता है जो आरजेडी के, वो बोले कि ब्राह्मण रूस से आए हैं, तो इस तरह का बयान भी आरजेडी पार्टी के लोग देते रहते हैं। अभी एक है वो बागेश्वर धाम बाबा, बागेश्वर धाम वाले बाबा को रोकने का तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह का चीज़ एक संत महंत के लिए भी और एक जाति को भगाने का बात आरजेडी में हमेशा होते रहता है, और एक जाति के खिलाफ हमेशा मंचों पे मंच से भाषण भी उन लोगों का होते रहता है। सर इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं अपने नेता की आवाज़ सुनता हूं और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव हैं। मेरी उनसे व्यक्तिगत भी वार्ता हुई है जी। मैं उनके बयानों को भी देखता हूं, उनकी बातों को भी सुनता हूं। तो मैंने ये देखा कि वो गंभीरता से A to Z की जो बात कर रहे हैं, उसको वो मूर्त रूप देना चाहते हैं, अमली जामा पहनाना चाहते हैं। और समाज तेजस्वी यादव तो कभी भी एक किसी समाज के खिलाफ वो नहीं बोले हैं। हालांकि एक वर्ग के खिलाफ वो सपोर्ट में वो बोले, A to Z का बात किए, दही और चूड़ा का बात किए। लेकिन उन्हीं के पार्टी में बैठे कुछ नेता जो बड़े पद पे हैं, मंत्री हैं, एक गया के बेलागंज के रहने वाले, वो भी अभी बोल रहे थे कि बागेश्वर धाम वाला जो धीरेन्द्र शास्त्री आ रहा है, वो भूत के नाम पे महिलाओं को नचाने का काम करेगा। तो इस तरह का बयान और ब्राह्मणों को भगाने का बात, इस तरह का उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा हमेशा इस तरह का बयान आते रहता है। देखिए, आप जिस संत की बात कर रहे हैं जी, तो हमारे देश में जी, संतों का सम्मान करना हमारी परंपरा रही है, ठीक है। लेकिन हमारे जो सच्चे संत रहे हैं जी, हमने जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, जो एक योगी की आत्मकथा है, स्वामी शिवानंद ने लिखी है, और जिसमें उन्होंने भारत देश के तमाम महान संतों के बारे में लिखा हो, चाहे वो महाअवतार बाबा जी हों, जिनको किसी ने देखा भी नहीं है, हिमालय में रहते थे, देवराहा बाबा थे, लाहरी महाशय थे। तो ये जो संत थे, ये हमेशा अध्यात्म की बात करते थे। और जब कोई आदमी अध्यात्म का चोला पहन के राजनीति करेगा तो उसका विरोध होगा। क्योंकि आपने एक और परंपरा देखी होगी, आपने नाम सुना होगा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का, चंद्रा स्वामी का, आसाराम बापू का, राम रहीम का। इन लोगों को भी देखा होगा, ये लोग भी अपने आप को संत कहते रहे हैं, लेकिन इनका आचार विचार व्यवहार कहीं भी संत वाला नहीं था। तो धीरेन्द्र शास्त्री तो किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, फिर उनका विरोध क्यों होना चाहिए सर? अपना धर्म का प्रचार करना तो मौलिक अधिकार है सबका। मैं धर्म के प्रचार के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी विशेष राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं, तो फिर आप राजनीतिक हो जाते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, मैंने एक पोस्टर देखा इस प्रोग्राम का, उसमें योगी जी, नरेंद्र मोदी जी और सुशील मोदी, 3 फोटोग्राफ था, और नीचे लिखा हुआ था त्रिदेव, और उसी में इनका भी फोटोग्राफ था। अब ये बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनको हम त्रिदेव कहते हैं, वो हिंदू आस्था का सवाल है। मैं भी सनातनी हिंदू हूँ और शिव भक्त हूँ। मैंने अपने गांव में 2 मंदिरों का निर्माण करवाया है, एक शिव जी का, एक दुर्गा माँ का। तो क्या सनातन धर्म की ये स्थिति हो गई है कि ब्रह्मा, विष्णु को, महेश छोड़ के आज इन लोगों की पूजा करनी पड़ेगी? और उसी पोस्टर में अगर इनका फोटो आता है तो ये मैसेजिंग क्लियर है कि नहीं कि ये राजनीतिक बातें हैं, इसमें अध्यात्म। कोई भी अपने बैनर पे फोटो लगवा सकता है ना? नहीं, आपने देवराहा बाबा को कभी राजनीति की बात करते देखी थी? नहीं। हमारे यहाँ पर तमिलनाडु में शंकर मठ कांचीपुरम का बहुत फेमस रहा है, और उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। एक समय में उसके जो मठाधीश थे, जो शंकराचार्य थे उस समय के, वो थे स्वामी चंद्रशेखर। उनको सही ढंग से सभी संत मानते थे, और आप तमिलनाडु के किसी भी ब्राह्मण के घर या और ऑफिस चले जाएंगे तो उनका फोटो दिख जाएगा जी। और पूरे तमिलनाडु में उनका बहुत सम्मान था।
उसके बाद आए स्वामी जयेंद्र सरस्वती। जयेंद्र सरस्वती एक समय राजनीतिक शक्तियां जो थी वहाँ की उससे क्लोज होके, और उनके पास अगर आप जाते तो देखते कि 4-5 मोबाइल फ़ोन है और किसी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी का पोस्टिंग करवा रहे हैं, किसी का डील करवा रहे हैं। तो उनके आने के बाद शंकर मठ का जो सम्मान था बहुत कम गया, और फाइनली ये हुआ कि उनकी उस समय के मुख्यमंत्री जो जयललिता जी थी उनसे मतभेद हुआ, और वो भी बिल्कुल सांसारिक मसलों पे मतभेद हुआ, और वो हत्या के मुकदमे में जेल गए। तो ये स्थिति होती है। तो आप अगर सिर्फ अध्यात्म की बात करते हैं और समाज को सही मार्गदर्शन का काम करते हैं तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीति और अध्यात्म अगर दोनों जुड़ जाता है तो बिजनेस बन जाएगा, तो बिजनेस बन जाता है, और आप समाज को छलने का काम कर रहे हैं। अगर राजनीति मैसेज देता है तो कोई बात नहीं है, अगर आध्यात्मिक आदमी अध्यात्म का मैसेज देता है कोई बात नहीं है। लेकिन आप अध्यात्म का चोला पहन के राजनीति की बात करें तो जैसे एक छद्म एडवर्टाइजिंग होता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मास मीडिया में शराब का या सिगरेट का एडवर्टाइजिंग बैन है। तो आपने देखा होगा क्या होगा, मैकडॉवेल सोडा, बैग पाइपर प्लेइंग कार्ड्स, गुटखा का होता है तो उसके जो इलायची आता है उसके नाम से होता है। एडवर्टाइजिंग किसकी हो रही है? शराब कंपनी की हो रही है, शराब की बोतल की हो रही है, शराब की हो रही है। ब्रांडिंग वही है, सब कुछ वही है, सबको मालूम है मैकडॉवेल क्या बेचता है, लेकिन सोडा का आता है। तो जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, क्योंकि तो धीरेन्द्र शास्त्री तो किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते हैं, वो अपने धर्म से जुड़ने का बात करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, और भगवान हनुमान जी का पूजा करने का बात करते हैं। तो वो तो अध्यात्म से जोड़ रहे हैं लोगों को। मैंने कहा ना कि अध्यात्म से जोड़ना और आध्यात्मिक बात करना और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का टूल बनना, दोनों में अंतर है, और वो नहीं होना चाहिए। और अगर नहीं होता, मैंने कहा कि हम बहुत साधु संतों के साथ मेरा भी संबंध रहा है। आज सुबह वेलोर में एक गोल्डन टेम्पल है तमिलनाडु में, वहाँ पर नारायणी अम्मा जो हैं वो हैं पुरुष, लेकिन उनको नारायणी माँ का अवतार मानते हैं। मेरा व्यक्तिगत संबंध बहुत सालों से है, और जब उनको पता चला वहाँ के अखबारों के द्वारा कि हमने राजनीति में प्रवेश किया है, तो खुद फ़ोन करके आज हमको मुबारकबाद भी दे रही थी, आशीर्वाद भी दे रही थी। तो संत का ये काम है, समाज का और लोगों का मार्गदर्शन। सर, आप बिहार के रहने वाले हैं, और बिहार को कहा जाता है कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप राजनीति में आपका एंट्री हुआ है, क्या आप बेहतर करने का प्रयास करेंगे? क्या ऐसा करेंगे कि इस बिहार को बेहतर शासित राज्य का दर्जा मिले, बेहतर बने बिहार, बिहार का अर्थव्यवस्था सही हो, यहाँ के लोगों के बीच में जो भेदभाव है, जो राजनीतिक लोगों के बीच में जातिवाद नामक एक कीड़ा डाल दिए हैं, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, तो आप किस तरह से, किस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे कि सर आपसे हर वर्ग के लोग खुश रहें और इस बिहार का उत्थान हो और बिहार सभी जाति का उत्थान हो? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और मैं चाहता हूँ कि आप जो सवाल कर रहे हैं ये बात हर बिहारी दिल से महसूस करे, क्योंकि अगर बिहार का उत्थान होना है तो उसके लिए एक जन आंदोलन की ज़रूरत है, एक वैचारिक क्रांति की ज़रूरत है, और सबको इस जन आंदोलन में भागीदार होना पड़ेगा। तो जात पात धर्म विभेद विद्वेष ये सब भूल के सिर्फ ये होना चाहिए, हम बिहारी हैं, इस बात का गौरव है, और हम अपने राज्य को इस तरह विकसित करेंगे कि हम गौरव से कहीं भी कह सकें कि हम बिहारी हैं और हमारा राज्य इतना बढ़िया है। और हमारे राज्य के जो मजदूर बाहर जाते हैं, जो श्रमवीर जाते हैं, उनको यहाँ पर रोजगार मिले, यहाँ पर मौका मिले। तो उस बिहार की कल्पना मेरे दिमाग में है। और राजनीति में आने का जब हमने मन बनाया लोगों के कहने पर, तो मेरा भी उद्देश्य यही था कि राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि आप एक बड़े स्तर पर सामाजिक परिवर्तन में, आर्थिक परिवर्तन में, विकास के दिशा में भागीदारी कर सकते हैं।
एक ईमानदार कोशिश कर सकते हैं। और अगर आप ईमानदारी से और पॉजिटिव होके कोशिश करेंगे तो हम जहाँ हैं उससे कई पायदान आगे बढ़ेंगे। इसमें मुझे कोई मतलब इसके बारे में मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बिल्कुल जी। चलिए, हमारे साथ सर थे। और सर, चुनाव लड़ने का चर्चा बहुत तेज़ी से चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव लड़ेंगे। अगर चुनाव लड़ने का मौका मिले तो कौन से लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि राजनीति की जब बात होती है तो हमेशा लोगों के जहन में होता है कि अगर राजनीति में कोई आया है तो चुनाव लड़ना चाहता है, चाहे वो एमपी का हो, एमएलए का हो या मुखिया का हो, तो चर्चाएं तो होंगी। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हमने पार्टी ज्वाइन करने के समय कोई ऐसी बात नहीं की है कि मुझे कहीं से चुनाव लड़ने का चर्चा नहीं हुआ है। लेकिन आपका तो इच्छा होगा कि चुनाव लड़े? नहीं, मैं ईमानदारी से मेहनत करना चाहता हूँ और खासकर जहाँ के लोगों का आशीर्वाद और प्यार मुझे प्राप्त है, अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ खुशहाली ला सकूं, कुछ बेहतरी कर सकूं, तो वो मेरे लिए सुकून का विषय होगा। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो ये आपको भी पता है कि ये हमेशा किसी भी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो डिसाइड करता है कि कहाँ से लड़ना है, किसको लड़ाना है। जहानाबाद में सर काफ़ी चर्चा है कि सर अब आरजेडी ज्वाइन कर लिए हैं तो हो सकता है कि यहाँ से चुनाव लड़े, तो क्या वहाँ से तैयारी चल रहा है क्या चुनाव लड़ने का? नहीं, मैंने कहा ना कि जहानाबाद के लिए हम काम करते रहे हैं, करते रहेंगे और हमेशा जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा, कुछ नई चीज़ें वहाँ लाई जाएं। तो ये मेरी कोशिश हमेशा चलते रहेगी। हमारे साथ करुणा सागर सर थे जो अब आरजेडी ज्वाइन कर लिए हैं। पहले डीजीपी वेलफेयर के पद पे थे, अब ये बिहार आ गए हैं और उम्मीद करते हैं हम लोग कि किसी भी पार्टी में जाए, किसी भी पार्टी में जाए और किसी भी दल में जाए और किसी भी लोगों से जुड़े, लेकिन अगर राजनीति में आए हैं तो बिहार में जो जात पात का जो लोगों के बीच में एक भेदभाव है ये ख़त्म हो, बिहार का उत्थान हो और हर जाति में जो गरीबी है और उन गरीब लोगों का बात हो और सभी लोगों का बिहार में जो जितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं वो लोग कहीं ना कहीं उन लोगों का उत्थान हो। सर, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बता दूं कि मैं जब भी जो सामाजिक कार्य मैं किया हूं तो हमेशा वैसे उन लोगों के बीच में किया हूं जो जरूरतमंद हैं। बिल्कुल, वो तो किसी भी जाति से, किसी भी जाति धर्म का हमने कभी नहीं, गरीबी का कोई जाति नहीं होता है सर। और इस देश में दो ही जात है, एक गरीब और एक अमीर। तो जो गरीब है उसका उत्थान होना चाहिए सर। जी, बिल्कुल सही बात। चलिए, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद विशाल जी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।